स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 6 में सीएफएसी के फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए एनर्जी ऑफ सीएफएसी मतलब मीनिंग ऑफ सीएफएसी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और उस कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग जो हो रही है वो T2G और EG ऑर्बिटल में। ओके, और एनर्जी जो होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग T2G और EG ऑर्बिटल की गैप, ये एनर्जी जो डिपेंड करती है वो T2G ऑर्बिटल और EG और ये ऑर्बिटल की गैप पे। ओके, इट मींस दैट द एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल मतलब गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल मतलब जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा गैप बढ़ेगी, जितनी ज्यादा गैप बढ़ेगी उतना ही सीएफएसी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, आगे समझिए। अब ये जो एनर्जी जो होती है वो इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ओके, अब इसकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स। समझिए कैसे बनता है ये सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। ओके, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म को यूज करते हैं, जिस कांस्टेंट टर्म को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी इक्वल टू H इंटू म्यू। ओके, और म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, और ये लैम्डा जो होते हैं वो कहलाते हैं वेवलेंथ। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करोगे तो उसके लिए एक वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल यूज करते हैं जिसको कहते हैं c। तो म्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो ओवरऑल एनर्जी इक्वल टू जो होता है hc बाई लैम्डा। ओके, जहां H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, C जो होते हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये दोनों टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? तो लैम्डा पे। और लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। तो जब ये लेंथ है तो या तो इसका यूनिट मीटर में रहेगा नहीं तो सेंटीमीटर में रहेगा। और एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय वेवलेंथ। इट मींस दैट एनर्जी का यूनिट जो बनेगा वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पर T2G और EG ऑर्बिटल की एनर्जी का यूनिट जो बनेगा वो सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब ये जो एनर्जी का फैक्टर है वो 4 फैक्टर है। मतलब ये सारे फैक्टर पे एनर्जी डिपेंड करेंगे कि कौन से फैक्टर से एनर्जी बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कौन से फैक्टर से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब उसके डेल्टा O वैल्यू, डेल्टा T वैल्यू, CFSE वैल्यू या 10dq का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओके, जिसका फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। मतलब चार्ज बढ़ने से CFSE बढ़ेगा या घटेगा, या चार्ज घटने से CFSE घटेगा या बढ़ेगा। ओके, सेकंड फैक्टर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब n की वैल्यू बढ़ने से CFSE पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उस पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा। थर्ड है नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSE का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या वीक फील्ड लिगेंड के केस में CFSE का वैल्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। ओके, और लास्ट फैक्टर है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिस पे CFSE का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इन्हीं 4 फैक्टर को हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर पे CFSE का वैल्यू बढ़ेगा और कौन से फैक्टर पे CFSE का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और वो कैसे डिक्रीज करेगा या कैसे इंक्रीज करेगा। ओके, जिसका फर्स्ट टॉपिक है
फैक्टर नंबर 1 जो है वो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। समझिए, यहां पर हमने 4 एग्जाम्पल को लिया है, ए, बी, सी और डी। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके मेटल पे +1 चार्ज है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसके मेटल पे +2 चार्ज है। थर्ड एग्जाम्पल है जिसके मेटल पे +3 चार्ज है। और फोर्थ एग्जाम्पल है जिसके मेटल पे +4 चार्ज है। ओके, और यहां पर लिगेंड जो है वो 4 का 4 लिगेंड जो है वो सेम टाइप के लिगेंड है। ओके, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड के साथ मेटल का चार्ज जो है वो चेंज कर रहा है +1, +2, +3 और +4 से। राइट, आगे समझिए। अभी लिगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस, और लुईस बेस कहने का मतलब लिगेंड पे या तो लोन पेयर रहेंगे और नहीं तो नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ओके, अब ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन बनेगा, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज लेस रहेंगे वहां पर इंटरेक्शन क्या रहेगा, लेस इंटरेक्शन। और लेस इंटरेक्शन होने के कारण स्प्लिटिंग जो होगी वो लेस स्प्लिटिंग होगी। ओके, और लेस स्प्लिटिंग होने के कारण CFAC के वैल्यू जो होंगे वो लेस होंगे। राइट, नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जांपल है जहां पे मेटल पे चार्ज जो है वो +4 चार्ज है। इट मींस दैट यहां पर इंटरेक्शन जो बनेगा वो सबसे ज्यादा इन 4 में। जब इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होने के कारण CFAC का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, अब समझिए, तो बिकॉज लेस स्प्लिटिंग के कारण CFAC का वैल्यू लेस, और मोर स्प्लिटिंग के कारण CFAC का वैल्यू मोर। तो यहां से एक क्लियर हुआ कंसेप्ट कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज लेस रहेंगे सेम लिगेंड के साथ वहां पे लेस स्प्लिटिंग होगी, और लेस स्प्लिटिंग होने के कारण वहां पर CFAC का वैल्यू जो होगा वो कम रहेगा। मतलब T2G और EG ऑर्बिटल का गैप जो रहेगा वो कम रहेगा, और जहां पर मोर इंटरेक्शन रहेगा वहां पर मोर स्प्लिटिंग होने के कारण CFAC का वैल्यू ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पर गैप जो होंगे T2G और EG ऑर्बिटल में वो ज्यादा रहेगा। ओके, तो इट मींस दैट इफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेज, डेल्टा O गैप इंक्रीजेज या 10 DQ का वैल्यू मैक्सिमम, और एनर्जी अगर बढ़ रहा है इट मींस दैट लैम्डा जो होगा वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, आगे समझिए। तो ये 4 एग्जांपल में A B C D में सबसे ज्यादा CFAC का वैल्यू जो रहेगा वो D में, क्योंकि यहां पर चार्ज जो है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम चार्ज होने के कारण स्प्लिटिंग जो रहेगी वो ज्यादा, तो CFAC की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा। तो मैक्सिमम D में रहेगा, उसके बाद C में रहेगा, उसके बाद B में रहेगा, उसके बाद A में रहेगा। ये बन जाएगा आपका CFAC का ऑर्डर, इस टाइप का केस रहा तो। ओके, समझिए, यहां पे +1 चार्ज है तो यहां पर स्प्लिटिंग लेस है, और यहां पे +4 चार्ज है तो यहां पे स्प्लिटिंग मोर है। मतलब डेल्टा O का वैल्यू यहां पर क्या है आपका, लेस है, और डेल्टा O का वैल्यू यहां पर क्या है आपका, मोर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर निकेल पे कितना चार्ज बनेगा, तो निकेल +2, यहां पर निकेल पे कितना चार्ज बनेगा, +3, यहां पर निकेल पे कितना चार्ज बनेगा, +4। ओके, सेम टाइप का लिगेंड हो और सेम टाइप के मेटल हो, बस यहां पर मेटल का चार्ज क्या हो, डिफर हो, तो मैक्सिमम चार्ज के साथ CFAC का वैल्यू जो रहेगा वो मैक्सिमम। मींस ABC में ऑर्डर ऑफ CFAC जो होगा वो C का मैक्सिमम, उसके बाद B का, उसके बाद A का। ओके, नेक्स्ट, यहां सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहां पर लिगेंड अमोनिया, यहां भी अमोनिया, यहां भी अमोनिया,
यहाँ पर मेटल कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, अगर लिगेंड सेम हो मेटल सेम हो तो बस आपको चार्ज ऑफ मेटल चेक करना है। तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज जो रहेगा वो +1, यहाँ पे कोबाल्ट पर चार्ज जो होगा वो +2 और यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज जो रहेगा वो +3। ओके, अब यहाँ पर मोर चार्ज है, इसका मतलब अमोनिया के ये जो लोन पेयर है इसके साथ इंटरेक्शन मोर रहेगा और मोर इंटरेक्शन के वजह से स्प्लिटिंग जो होगी मोर, और स्प्लिटिंग मोर होने के कारण T2G EG के बीच में गैप जो रहेगा वो ज्यादा, तो CFSE की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम। ओके, इट मींस दैट ये 10 DQ रहा या CFSE रहा। ओके, CFSE में क्या होता है, T2G और EG के ऑर्बिटल के गैप जो होते हैं वो 10 DQ के इक्वल रहते हैं। इट मींस दैट आप CFSE के वैल्यू को ही आप 10 DQ भी कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ 10 DQ इक्वल टू क्या बनेगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ये रहा आपका ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर साइनाइड लिगेंड है, यहां भी साइनाइड है, यहां भी साइनाइड है, मेटल भी आपका सेम है, तो कौन सा फैक्टर को यूज करेंगे, तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो यहां पर मेटल पे चार्ज जो रहेगा वो -6 और +2, तो यहां पे रहेगा +4, यहां पर मेटल पे चार्ज रहेगा +3 और यहां पर मेटल पे चार्ज रहेगा आपका +2। तो इस केस में आगे समझिए, एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस दैट एनर्जी भी आपसे पूछे तो आपको समझना है कि वो CFSE की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब CFSE और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जहां पे ज्यादा चार्ज रहेगा वहां पे मोर स्प्लिटिंग और मोर स्प्लिटिंग तो CFSE मोर। तो इस केस में इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग जो होगी वो A में, उसके बाद B में, उसके बाद C में। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जो बनेगा वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। नेक्स्ट, अरेंज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का अगर ऑर्डर आप लिखोगे तो CFSE के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो समझिए यहां पर मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा एनर्जी, तो चार्ज पे, मेटल के चार्ज पे। तो यहाँ पे कोबाल्ट पे +2 चार्ज रहेगा, यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 चार्ज रहेगा और यहाँ पे कोबाल्ट पे +4 चार्ज रहेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग CFSE का वैल्यू क्या बनेगा, तो C B A। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लैम्डा, तो जस्ट इसके रिवर्स कर देंगे, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो आपका बन जाएगा वेवलेंथ का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से क्या होता है, मेटल की साइज बढ़ती है। ओके, समझिए यहां पर हमने फर्स्ट मेटल जो कंसीडर किया है वो 3D सीरीज का मेटल, सेकेंड मेटल जो कंसीडर किया है वो 4D सीरीज का मेटल और थर्ड मेटल जो कंसीडर किया है वो 5D सीरीज का मेटल है। ओके, मतलब यहाँ पे साइज में छोटा है और लास्ट वाले में साइज में बड़ा है। तो जहां पे छोटा है वहां पे इंटरेक्शन जो होगा मेटल और लिगेंड के बीच में, ये लिगेंड या तो नेगेटिव चार्ज के साथ या लोन पेयर के साथ। ओके, तो जहां पे साइज में छोटा रहेगा वहां पे लिगेंड से मेटल की इंटरेक्शन जो होगी वो वीक इंटरेक्शन रहेगा और वीक इंटरेक्शन होने के कारण यहां पर CFSE का वैल्यू जो रहेगा वो लेस। जहां पे कम इंटरेक्शन बनेगा वहां पे स्प्लिटिंग भी कम रहेगा और लेस स्प्लिटिंग होने के कारण डेल्टा O का वैल्यू जो रहेगा वो मिनिमम, मतलब gap between T2G and EG orbital is minimum, so delta value of delta O is minimum. Okay, अब यहां पर मेटल की साइज जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो लिगेंड से मेटल का इंटरेक्शन जो रहेगा
वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि साइज ऑफ मेटल जो है वो लार्ज है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण स्प्लिटिंग जो होगी T2G और EG ऑर्बिटल में, उसका गैप जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा एज कंपेयर टू A एंड B। तो जब यहां पर T2G और EG ऑर्बिटल में के बीच गैप मैक्सिमम रहेगा, इट मींस दैट डेल्टा O का वैल्यू जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ओके, मींस आप लिख सकते हो, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज डेल्टा O गैप इंक्रीजेज, डेल्टा O गैप इंक्रीजेज, सो लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ इज डिक्रीजेज, क्योंकि ये है आपका एनर्जी और ये है आपका वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और डेल्टा O गैप इज आल्सो नोन एज CFSE एंड 10DQ। तो डेल्टा O गैप बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज करेगा, या CFSE बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज करेगा। सो इंटरेक्शन लोड CFSE हाई एंड इंटरेक्शन लेस CFSE लो। ओके, तो ये तीन ये एग्जांपल में, सपोज दैट ये एग्जांपल A है, ये B है और C है, तो ये तीन एग्जांपल में ऑर्डर जो बनेगा CFSE या 10DQ या डेल्टा O का, वो बनेगा आपका C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अगर इसका लैम्डा मैक्स का ऑर्डर लिखना हो तो क्या बनेगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब यहां पर क्वेश्चन है मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेडिनियम, मतलब मन टक रे। इसको याद करने का तरीका क्या है, मन टक रे। ओके, आगे समझिए। अब यहां पे मैग्नीज पे चार्ज कितना बनेगा, +7, TC पे चार्ज कितना बनेगा, +7, और RE पर चार्ज कितना बनेगा, +7। तो चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जहां पर ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम रहेगा वहां पर मेटल का साइज बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तो इंटरेक्शन मोर रहेगा, इंटरेक्शन मोर रहेगा तो स्प्लिटिंग मोर रहेगी, और स्प्लिटिंग मोर रहेगी तो CFSE का वैल्यू ज्यादा रहेगा। इट मींस दैट C ऑप्शन में सबसे ज्यादा डेल्टा T बोले तो CFSE का वैल्यू बनेगा, उसके बाद B में, उसके बाद A में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पे वेनेडियम का चार्ज जो रहेगा वो +5, नियोबियम का चार्ज जो रहेगा वो +5, और TA का चार्ज जो रहेगा वो भी रहेगा आपका चार्ज +5। ओके, अब ये भी जो है एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, वेनेडियम, नियोबियम और थैलियम, V, Nb और T है। ठीक है, तो यहां पर लिगेंड जो है वो सेम है, चार्ज जो है वो आपका सेम है। तो यहां पर क्या चेक करेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है थैलियम का है, उसके बाद नियोबियम का है, उसके बाद वेनेडियम का है। ओके, तो डेल्टा T का ऑर्डर जो बनेगा वो मैक्सिमम C में, उसके बाद B में, उसके बाद A में। तो लैम्डा मैक्स क्या बन जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब है फैक्टर नंबर 3, नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब लिगेंड के नेचर के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी और कौन से टाइप की कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कम रहेगी। ओके, समझिए। अब यहां पर दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इंटरेक्शन मोर, और मोर इंटरेक्शन के वजह से स्प्लिटिंग जो होती है वो ज्यादा, और ज्यादा स्प्लिटिंग होने के कारण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के T2G एंड EG ऑर्बिटल में गैप मैक्सिमम होता है।
ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो मोर, और वीक फील्ड लिगेंड में मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो लेस, और लेस इंटरेक्शन होने के कारण डेल्टा ओ का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और यहां पर मोर इंटरेक्शन होने के कारण डेल्टा ओ का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। ओके, अब डेल्टा ओ का वैल्यू मैक्सिमम, इट मींस दैट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बनेंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बनेंगे, लेस बनेंगे, तो ये स्पिन जो बनाएगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहां पर बिग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ओके, और पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैक्सिमम, ज्यादा, और जब ज्यादा बनेगा इट मींस दैट वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो ध्यान में रखेंगे, बिग फील्ड लिगेंड के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब लिगेंड जो हम लोग चेक करेंगे स्ट्रेंथ कि वो कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो हम लोग चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। ओके, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जो होते हैं वो कार्बन डोनर लिगेंड होते हैं, सेकेंड में नाइट्रोजन डोनर लिगेंड, थर्ड में ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, और लास्ट में हेलोजन डोनर लिगेंड जो होते हैं वो वीकेस्ट लिगेंड होते हैं, सबसे कमजोर वाले। ओके, समझिए, ये रहा पर कार्बन, और ये डोनेट कर रहा है मेटल को, मतलब कार्बन डोनर लिगेंड हुआ। ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, ये मेटल को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस टाइप ऑक्सीजन के टाइप के साथ ये लिगेंड है, तो ये भी कर रहा है डोनेट, और यहाँ पर हेलोजन टाइप का है लिगेंड, तो ये भी कर रहा है डोनेट। अब समझिए कार्बन डोनर टाइप के लिगेंड, ये CO, कार्बोनिल, साइनाइड, CH3 या PH3। ओके, अब ये सारे जो लिगेंड है वो मेटल को डोनेट करेंगे, जब मेटल को डोनेट करेंगे तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह काम करेगा। किस टाइप का काम करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह। ओके, यहां पे नाइट्रोजन में अमोनिया, NO2, NO+, फेनिन, बाइपैरिडीन और इन, इसमें अमोनिया और इथिलीन डाइएमीन, बोले तो इथेन 1,2 डाइएमीन जो होते हैं वो सिग्मा डोनर लिगेंड की तरह काम करते हैं। ओके, और रेस्ट जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे लिगेंड जो होते हैं वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड जो होते हैं, ये सारे लिगेंड जो हैं वो पाई एक्सेप्टर एज वेल एज सिग्मा डोनर लिगेंड की तरह काम करते हैं। और लास्ट में हेलोजन टाइप के जो लिगेंड जो होते हैं वो सारे लिगेंड जो होते हैं वो पाई डोनर लिगेंड की तरह काम करते हैं, और सबसे वीकेस्ट लिगेंड जो होते हैं वो आयोडीन, लास्ट में लिखते हैं आयोडीन लिगेंड को। ओके, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जब आप लिखोगे इसके बेसिस पे, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड, उसके बाद क्या लिखोगे आप, सिग्मा डोनर लिगेंड, और लास्ट में लिखोगे क्या आप, पाई डोनर लिगेंड। ये रहा आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ओके, अब आपको बताना है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे कहां पे स्प्लिटिंग मैक्सिमम रहेगी और कहां पे स्प्लिटिंग मिनिमम रहेगी। ओके, समझिए। अब फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर विच पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल करेक्ट, कहां पे ज्यादा स्प्लिटिंग रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल पे क्या है आपका, लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, यहां पर रोडियम है जहां पे चार्ज रहेगा +3 क्योंकि इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड अटैच है,
और यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज जो रहेगा वो +3। अब दोनों पे चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, इसका मतलब मेटल के साइज पे डिपेंड करेगी CFAC की वैल्यू। तो यहाँ पे रोडियम है, यहाँ कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट और रोडियम में रोडियम जो है वो 4D सीरीज के मेटल है और कोबाल्ट जो है वो 3D सीरीज के मेटल है। इट मींस दैट रोडियम जो है वो कोबाल्ट से बड़ा है। इसका मतलब यहां पर CFAC जो होगा वो इस कंप्लेक्स का सही रहेगा, रोडियम वाले कंप्लेक्स का CFAC ज्यादा रहेगा कोबाल्ट से। ओके, सेकंड, यहां पर आयरन का चार्ज जो रहेगा आपका +2 और यहां पर आयरन का चार्ज रहेगा +3 और सेम टाइप के लिगेंड है। इट मींस दैट यहां पर चार्ज बढ़ने से इंटरेक्शन बढ़ता है और इंटरेक्शन बढ़ने से CFAC बढ़ता है। इसका मतलब आयरन +3 की CFAC ज्यादा रहेगी आयरन +2 से। इट मींस दैट ये जो ऑप्शन है आपका वो रॉन्ग है और फर्स्ट वाला राइट है। ये तो रॉन्ग है फर्स्ट के अकॉर्डिंग और इक्वल तो होगा ही नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू CFT Na पे 2+ कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। समझिए, Na पे +2 चार्ज है और इसके साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कौन कौन से टाइप के कंप्लेक्स शो करेंगे? तो पहला Na पे +2 चार्ज है, इट मींस दैट 3D8 और 3D8 के साथ आपका ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स तो शो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर Ni 3D के साथ अगर ये रहेगा, एक तो आप समझ लो टेट्राहेड्रल कंप्लेक्स का D0 to D7 D8 D9 D10। D8 के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर बनाता है कंप्लेक्स और D8 के साथ अगर बिग फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल बनाता है। D9 के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर बनाता है और D9 के साथ अगर बिग फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल टाइप की कंप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो 3D8 है, इसके साथ अगर 3D8 के साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड अगर अटैच रहेंगे तो टेट्राहेड्रल कंप्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो बी तो बनेगा ही बनेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स रहेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच रहेंगे, पेयरिंग करेगा, बिग फील्ड लिगेंड रहेगा, फिर भी वही बात है, फिर भी ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का कंप्लेक्स बना सकता है। तो ऑप्शन ए भी रहेंगे और सी में क्या, बोथ ए एंड बी, मतलब मोर करेक्ट जो होंगे वो ऑप्शन सी। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके, और नोट में क्या लिखा हुआ है, बिग फील्ड लिगेंड आर मोर डेल्टा मैक्स, मतलब बिग फील्ड लिगेंड में इंटरेक्शन जो होगा वो लेस, और लेस इंटरेक्शन से CFAC की वैल्यू जो रहेगी वो लेस, और CFAC की वैल्यू लेस रहेगी तो लैम्डा मैक्स बोले तो वेवलेंथ का वैल्यू जो रहेगा वो मैक्सिमम। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लैम्डा मैक्स का वैल्यू ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इंटरेक्शन जो होता है वो मोर, और मोर इंटरेक्शन के वजह से CFAC की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो हो जाती है वो कम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 जो है वो ज्योमेट्री के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से कंप्लेक्स की स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी और किस टाइप की कंप्लेक्स की स्प्लिटिंग कम रहेगी, मतलब CFAC किसका ज्यादा रहेगा, किस टाइप के कंप्लेक्स का, और किस टाइप के कंप्लेक्स की CFAC का वैल्यू कम रहेगा। ओके, समझिए, इन
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। यहां पर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहां पे कॉपर का चार्ज जो रहेगा वो +2 और कॉपर +2 के साथ जो दिखाएगा वो 3d9। ओके, क्योंकि कॉपर 29 है, चार्ज सेम है, तो यहां पर रहेगा डी पर सेम नंबर। ओके, और कॉपर +2 के साथ 3d9 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो T2g ऑर्बिटल और Eg और ये ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग रहेगा और स्प्लिटिंग में dxy dyz dzx dx² - y² dz²। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ओके, फिल कर लेंगे। अब यहां पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या आते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन JTD। और JTD तब शो करता है जब T2g या Eg ऑर्बिटल जो होते हैं अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं, तब आते हैं JTD। और कॉपर के केस में JTD एप्लीकेबल होते हैं। JTD होने से क्या होता है, T2g ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल जो होते हैं वो फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं। ओके, आगे समझिए, ये dxy dyz dzx जो है वो फर्दर स्प्लिट करेंगे dyz और dzx और dxy में, मतलब नीचे जाएंगे dyz dzx और ऊपर जो स्प्लिट करेंगे वो dxy में। अगेन Eg ऑर्बिटल के dx² - y² और dz² में नीचे में जो स्प्लिट करेंगे वो dz² और ऊपर में जो स्प्लिट करेंगे वो dx² - y²। ओके, अब ये जो होते हैं वो और भी ज्यादा स्प्लिट करेंगे और यहां पर जो होते हैं ऑर्बिटल में वो एक्सचेंज कर लेते हैं इस टाइप से, नीचे में dz² ऊपर में dx²। और ये जो स्प्लिटिंग जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कहलाती है। ओके, मतलब, और ये जो स्प्लिटिंग मतलब यहां पे वैल्यू जो है वो ऑक्टाहेड्रल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की इतनी सा है और स्क्वायर प्लेनर का इतना सा है। तो यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है ड्यू टू JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। और JTD वहां पे होता है जहां पे T2g और Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकली फील्ड करते हैं। ओके, तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है और यहां पर क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, तो यहां से वहां ज्यादा है। इट मींस दैट डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल्टा O, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके, ध्यान में रखेंगे JTD आने के कारण स्क्वायर प्लेनर की CFSE की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ओके, दिस सिंबल इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिंबल जो शो कर रहा है वो किसकी स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, आगे समझिए। अब ये स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग की वैल्यू जो होती है 1.33 डेल्टा O। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए JTD के बारे में। ओके, व्हेन T2g या T2 मतलब T2g बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और T2 बोले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड Eg एंड E, Eg बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, E बोले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली फील्ड, मींस व्हेन T2g या T2 and Eg या E orbitals are unsymmetrically filled, then they show JTD बोले तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अगर कॉम्प्लेक्स की ऑर्बिटल में T2g या Eg या T2 या E में इलेक्ट्रॉन जब अनसिमेट्रिकली फिल होगा तो वहां पर आते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन और कॉपर के केस में जनरली आते हैं। ओके, आगे समझिए। और फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्टाहेड्रल JTD। और ऑक्टाहेड्रल JTD जब होगा तो दो टाइप से, एक स्ट्रॉन्ग JTD
और एक आपका वीक जेटीडी। तो वीक जेटीडी वहां पर शो करेगा जहां पर T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली हो। T2G ऑर्बिटल क्या हो? अनसिमेट्रिकली हो। तो EG ऑर्बिटल क्या रहेगा? सिमेट्रिकली। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। T2G ऑर्बिटल अगर अनसिमेट्रिकली हो तो वीक जेटीडी, अगर T2G ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकली हो, इफ T2G orbitals are symmetrical then they show a strong JTD. If T2G orbital are symmetrically and EG orbitals are unsymmetrically then they show a strong JTD. ओके, नेक्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल जेटीडी। टेट्राहेड्रल जेटीडी भी शो करेगा दो टाइप से, एक स्ट्रॉन्ग जेटीडी और दूसरा वीक जेटीडी। समझिए, व्हेन E orbitals are unsymmetrically and T2 orbitals are symmetrically, बोले तो E क्या हुआ आपका? अनसिमेट्रिकल और T2 क्या हुआ आपका? सिमेट्रिकल। तो E ऑर्बिटल अगर अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड किया हुआ हो तो टेट्राहेड्रल जो शो करेगा जेटीडी वो शो करेगा आपका वीक जेटीडी। अगर इफ T2 orbitals are unsymmetrically and E orbitals are symmetrically, तब ये जेटीडी जो शो करेगा टेट्राहेड्रल के वो शो करेगा आपका स्ट्रॉन्ग जेटीडी। ध्यान में रखेंगे, T2 क्या हुआ आपका? अनसिमेट्रिकल हो और E क्या हो आपका? सिमेट्रिकल हो। तो T2 अनसिमेट्रिकल, E सिमेट्रिकल में क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग जेटीडी। और E अनसिमेट्रिकल और T2 सिमेट्रिकल में क्या शो करेगा आपका? वीक जेटीडी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेटीडी के बेसिस पे 2022 में सवाल आ चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेटीडी के बारे में कुछ समझ लीजिए। किस टाइप की ज्योमेट्री शो करेगा जेटीडी? तो वो शो करेगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी जेटीडी शो नहीं करेगा। ओके, अब इफेक्ट ऑफ जेटीडी के आने से कॉम्प्लेक्स पे कौन कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा उसके बारे में समझिए। पहला क्या है? बॉन्ड लेंथ जो है वो कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज कर जाएगा। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीजेज, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो चेंज कर जाएगा, मतलब लेंथ जब चेंज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज करेगा। ओके, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो ओनली होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेम टाइप के लिगेंड के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मींस डिफरेंट और होमो मींस सेम, राइट? तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मींस कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सेम, ऑल लिगेंड्स आर सेम या सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड। ओके, तो सेम टाइप के लिगेंड जब टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो और जनरली कॉपर हो, वही शो करेगा आपका जेटीडी। ओके, आगे समझिए। जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन लिगेंड बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लिगेंड पे डिपेंड करते हैं उसके CFSE के वैल्यू, राइट? समझिए, अब नोट में 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स दे रखा है और 3 टाइप के ही कॉम्प्लेक्स के बारे में मेनली हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है या जेईई या नीट के पर्पज से। ओके, समझिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग जो करते हैं वो E और T2 ऑर्बिटल में, और डेल्टा T इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा O। ओके,
डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में रिलेशन जो बनता है वो 4/9 डेल्टा ओ के। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होती है वो T2G और EG, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करने के कारण वो होते हैं जीरेड, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण वो जीरेड शो नहीं करते हैं, वो होते हैं अनजीरेड। इसलिए यहाँ पर जी जो होते हैं वो लिखते नहीं है, जी का कहीं मेंशन करते ही नहीं है, क्योंकि वो होते हैं अनजीरेड और ये होते हैं आपके जीरेड। ओके, तो यहां पर गैप जो होता है इसी गैप को लिखते हैं डेल्टा ओ। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो लिगेंड पे। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और पेयरिंग नहीं होने के कारण ये बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ज्यादा होने के कारण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करता है। और लास्ट है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या dxy dyz dzx जब स्प्लिट करेगा तो नीचे में dxz इक्वल टू dyz और ऊपर में dz स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर dxy और यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और स्क्वायर प्लेनर का जो वैल्यू जो होता है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर वो 1.33 डेल्टा ओ, बोले तो 4/3 डेल्टा ओ डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब बताना है ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहां पे मैक्सिमम रहेगा? मेटल आपका सेम है, तो यहां पर तो पहले आप चार्ज निकाल लो, तो +2 आएगा, यहां पे आपका +2 आएगा और यहां पे आपका +2 आएगा। ओके, तो यहां पे चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, नहीं लिगेंड डिफरेंट है, मेटल सेम है, तो लिगेंड पे चेक करेंगे हम लोग, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे बताएंगे कि कहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी। तो यहां पर साइनाइड है, कार्बन डोनर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा, तो CFAC का वैल्यू ज्यादा, उसके बाद आपका B, उसके बाद A। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर बनेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है, 6 अप्रैल में आ चुका है। इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस A, B, C and D, the correct order of ABCD in terms of wave number of light। समझिए, वेव नंबर के बारे में समझिए। एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वेवलेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वेव नंबर के। ओके, तो वेव नंबर, तो अगर यहां से अगर आप CFAC निकाल रहे हो तो आप वेव नंबर निकाल रहे हो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब यहां पर क्या है ना कि मेटल सेम है, यहां पे ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहां पे कोबाल्ट रहेगा, तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, यहां पे कोबाल्ट पे आपका +3 चार्ज है, यहां पे कोबाल्ट पे आपका +3 चार्ज है, और यहां भी आपका कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, +2 - 1 +3 चार्ज है, राइट। तो 3 में तो +3 चार्ज है, एक में +2 चार्ज है। ओके, आगे समझिए, तो ये 3 के तो ज्यादा रहेगा D से, राइट। अब यहां पर साइनाइड लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग जो रहेगी वो B ऑप्शन का। तो B ऑप्शन कहां पे है? तो B ऑप्शन A में है और D में है, इट मींस दैट B और C ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है।
अब साइनाइड के बाद कौन सा लिगेंड रहेगा? तो अमोनिया रहेगा आपका। ओके, तो अमोनिया कहां पे है? तो सी में है। तो बी के बाद कहां रहेगा? सी रहेगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हुआ, तो ये ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट, बी के बाद सी रहा और सी के बाद ए रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि 5 अमोनिया है और डी में आपका वाटर मोलिक्यूल 4 है। तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू वाटर, तो ऑप्शन ए रहेगा, उसके बाद डी रहेगा। इट मींस दैट ओवरऑल ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2023 का सवाल है और 1 फरवरी का सवाल है। Which of the following complex will show largest splitting of d orbital? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां पे होगी? ये सारे क्वेश्चन फैक्टर से ही बन जाएंगे। यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे -6 -3, तो यहाँ पर +3 शो करेगा। यहाँ पे आयरन पे आपका +3 शो करेगा, यहाँ पे आयरन पे +3 शो करेगा और यहाँ भी आयरन पे +3 शो करेगा। सारे में +3 है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जो है तो साइनाइड है, ऑक्सलेट आयन से भी ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग जो होगी वो ऑप्शन सी में होगा। ओके, क्योंकि ये जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2022 का सवाल है और 29 जून में पूछा गया था, जुलाई नहीं जून। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर सेकेंड अंडरगोज स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, बोले तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, which one of the given copper second complexes will show the maximum structural distortion? तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि जहां पे जेडडी शो करेगा वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। ओके, और यहां पर क्या है ना कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में 6 का 6 लिगेंड सेम है, बट यहां पर लिगेंड जो है सो डिफरेंट है। मतलब ये जो है आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये भी कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक है और ये भी कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ज्यादा कम से पहले कॉम्प्लेक्स समझने में आना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा जेटीडी। जब ये शो करेगा नहीं तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, और ये क्वेश्चन जेईई में 2022 में आया था 29 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2022 का ही है, 24 जुलाई में पूछा गया था। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ विल बी। हाईएस्ट कहां पे है? तो मैग्नीज पे यहाँ पे +3 चार्ज है, क्रोमियम पे +3 चार्ज है, ऑस्मियम पे +3 चार्ज है और आयरन पे +3 चार्ज है। क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, यहां पे आएगा ऑस्मियम। इधर से इधर जाएगा तो साइज डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम जाएगा तो साइज इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग जो रहेगा वो ऑस्मियम के केस में, तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो मोर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2021 का सवाल है, 26 अगस्त को पूछा गया था। अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू। चलिए यहां पर समझिए, वाटर, अमोनिया, इन और लास्ट में आएगा आपका हैलोजन डोनर, बोले तो फ्लोरीन। ये तो रहा आपका स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका CFSE बता देंगे। तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो इनमें, क्योंकि यहाँ सारे में मेटल जो है सो सेम है। यहाँ भी +3 शो करेगा, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 शो करेगा और यहाँ पे आपका +3 शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो आपका डी में रहेगा, उसके बाद सी में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पर जो शो करेगा वो आपका शो करेगा ए में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है। तो डी के बाद सी, डी के बाद सी और सी के बाद ए रहेगा, ए के बाद बी रहेगा। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका मोर करेक्ट ऑप्शन। ओके,
क्योंकि यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है, यहाँ पे चार्ज लेस है। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड के साथ मेटल का इंटरेक्शन जो रहेगा वो मोर इंटरेक्शन बनाएगा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी। ओके, नेक्स्ट ये रहा जेईई मेन 2022 का सवाल है। 24 जनवरी को पूछा गया था, 24 जनवरी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ विल बी, मैक्सिमम कहां पे रहेगा? तो यहाँ मोलिब्डेनियम है +3 के साथ, क्रोमियम है +3, क्रोमियम मोलिब्डेनियम, यहाँ पे आयरन है +3 के साथ, रुथेनियम नहीं है, और यहाँ पे ऑस्मियम है +3 के साथ। तो इधर जाएगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इधर जाएगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और ये है आपका 5D सीरीज का मेटल, ये है आपका 4D सीरीज का मेटल, और ये है आपका 3D सीरीज का मेटल। तो यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा है, तो लिगेंड से इंटरेक्शन मोर रहेगा, CFSE बढ़ जाएगा। बोले तो CFSE का वैल्यू जो रहेगा वो ऑप्शन सी में मैक्सिमम रहेगा, हाईएस्ट रहेगा वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को पूछा गया था। ओके, समझिए, द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर, ये क्रोमियम है, और क्रोमियम पे यहाँ पर जो चार्ज दिखाएगा वो +3, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2G और EG ऑर्बिटल में स्प्लिट करेगा। T2G में DXY, DYZ और DZX, और EG में DX² - Y² और DZ²। ओके, अब ये क्रोमियम +3 जो है, क्रोमियम +2 के साथ 24, और ये दिखाता है D4, तो +3 के साथ क्या दिखाएगा? 4 + 2 6, तो +3 के साथ क्या दिखाएगा? 3D3। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो DXY, DYZ और DZX में। तो ऑप्शन कर लो आप सिलेक्ट। तो DX² - Y² तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकेंड है DZ² तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हुआ। DYZ, DZ² तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। और DXZ और DYZ रहेगा, तो ऑप्शन डी इज रहेगा वो मोर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल d ऑर्बिटल that are directly facing the ligands in this complex, तो यहां पर कोबाल्ट जो रहेगा वो -6 +3, तो ये +3 के साथ कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट +2 जो होते हैं 27 एटॉमिक नंबर के साथ 3D7 बनाते हैं, तो यहां पर 27 के साथ क्या बनाएगा? 3D6, 6 + 3 9, 7 + 2 9। ओके, अब डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन, समझिए, अब ये D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, T2G और EG में 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा आपका DX² - Y² और DZ², और ये फेसिंग जो करेगा वो अलोंग द एक्सिस, ये डायरेक्टली फेसिंग जो करेंगे d ऑर्बिटल के वो अलोंग द एक्सिस, और आपको पता होना चाहिए अलोंग द एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं DX² - Y² और DZ², और इन बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस वो होते हैं DXY, DYZ एंड DZX, ध्यान में रखेंगे। इन बिटवीन द एक्सिस DXY, DYZ, DZX और अलोंग द एक्सिस DX² - Y² और DZ²। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा?
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो ऑप्शन डी और सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है पेपर 2। पेपर 2 बोले तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, मल्टीपल करेक्ट। ओके, जिसका क्वेश्चन है द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर इन बोथ एग्जिक्यूट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर। समझिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए तरीका समझिए। D0 से D7, D8, D9 और D10। D10 के साथ तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, D0 से D7 तक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। बट D8 और D9 के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्क्वायर प्लेनर, और D8 और D9 के साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, अब समझिए फर्स्ट ऑप्शन को, यहां पे आयरन प्लस 3 शो करेगा, तो 3 शो करेगा तो यहां पर 3D5 रहेगा। ओके, और 3D5 रहेगा, और तो यहां पर 3D5 के साथ क्या शो करेगा? टेट्राहेड्रल। सेकेंड है आपका आयरन है, यहां पे +2 शो करेगा, -2 सॉरी यहां पर -2 रहेगा, तो आयरन +2 के साथ 26, यहां पर रहेगा D6, 6 + 2 8 और -2 रहेगा तो 3D10, और 10 के साथ भी क्या है आपका? टेट्राहेड्रल, D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो पेयर आपका क्या है? टेट्राहेड्रल है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे कोबाल्ट। कोबाल्ट पे एक माइनस चार्ज है, और कोबाल्ट +2 के साथ 27 ये शो करता है D7, तो यहां पर -7 + 2 9, तो यहां पर 3D10 रहेगा, 3D10 रहेगा तो ये शो करेगा टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे यहाँ पे +2 शो करेगा तो 3D7, और 3D7 के साथ भी क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। तो ये भी पेयर क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। ऑप्शन सी को चेक करते हैं आप। ऑप्शन सी में निकेल है, और निकेल पे 0 है तो 3D8 4S2, और यहां पर क्या, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करेगा 3D10 बना लेगा, और 3D10 बना लेगा तो ये शो कर देगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर, सॉरी टेट्राहेड्रल ही शो करेगा। ये भी D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो रहेगा वो रहेगा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर। और यहां पर निकेल है, निकेल +2 के साथ 3D8 रहेगा, ये भी बना लेगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब ये जो है, ये पेयर जो है वो टेट्राहेड्रल का पेयर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन कॉपर है, +1 कॉपर 29, तो +2 के साथ D9 तो ये D10 शो करेगा, तो ये बन जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। पैरिडीन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड, और कॉपर यहाँ पर -3 है, +1 तो +1 ही शो करेगा, तो D10 भी यहाँ शो करेगा, तो ये भी बन जाएगा टेट्राहेड्रल। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन को हमने डील किया, तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये भी बनेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप से हमने आपको CFSE का फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करवाया। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।